आज हम एक नए टॉपिक आवेश तथा विद्युत धारा को पढ़ाने जा रहे हैं जो कि कक्षा 10 में भी है। तो यहाँ लगभग कक्षा 10 के सभी टॉपिक को टेस्ट किया जाएगा। यदि सभी टॉपिक इस वीडियो में टच न हो पाए तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो इसमें डाला जाएगा, उसमें सभी टॉपिक्स मौजूद रहेंगे। आज हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को हम टच करें। देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट थेल्स नामक वैज्ञानिक, यहाँ दो वैज्ञानिकों का बहुत अहम रोल है, थेल्स और गिलबर्ट। थेल्स और गिलबर्ट यहाँ दो वैज्ञानिक। थेल्स ने देखा लगभग 2500 वर्ष पूर्व, थेल्स ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को रफ करने पर थोड़ी बहुत उसमें कुछ अन्य सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, यानी कि छोटे छोटे हल्के ऑब्जेक्ट को खींचने की प्रॉपर्टी आ जाए। किसमें आ जा रही है? अंबर में। यानी इन्होंने ये कहा कि अंबर नामक पदार्थ को रफ करने पर किसी हल्के ऑब्जेक्ट को अन्य हल्के ऑब्जेक्ट को, यानी कि अन्य हल्के यानी सभी ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ सेलेक्टेड यानी कि कुछ हल्के ऑब्जेक्ट को ये अंबर नामक पदार्थ अट्रैक्ट करने लगा। इन्होंने अपना कथन रखा, लेकिन इनके कथन का कोई महत्व नहीं दिया गया, यानी इनके कथन को कोई महत्व ही नहीं दिया, इनके बात को कोई महत्व ही नहीं दिया। फिर इनके बताने से, इनको कहने से लगभग 500 साल बाद प्रसिद्ध वैज्ञानिक गिलबर्ट ने ये बताया कि अंबर ही नहीं बल्कि कोई और अन्य ऑब्जेक्ट जैसे लाख हो गया, अब एबोनाइट रॉड हो गया, ग्लास रॉड हो गया और भी कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसे रफ करने पर ये अन्य छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी सेलेक्टेड छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते थे, आकर्षित कर लेते थे। यानी इन्होंने ये कहा कि अंबर नहीं बल्कि कोई और पदार्थ है, कई अन्य पदार्थ हैं जो रफ करने पर किसी हल्के सूक्ष्म ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इन्हीं प्रयोगों के आधार पे, यानी कि इन्हीं के कथन के आधार पे, प्रयोगों के आधार पे निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ प्रयोग किए गए। और इन्होंने क्या प्रयोग किया? सबसे पहले एक एबोनाइट रॉड लिया गया। एबोनाइट रॉड आबनूस का छड़, एबोनाइट रॉड मतलब आबनूस का छड़, एक आबनूस का छड़ लिया गया। आबनूस का छड़, इस आबनूस के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। एबोनाइट क्या, यानी इस एबोनाइट रॉड को, आबनूस के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा। बिल्ली के खाल से रगड़े जाने पर देखा ये गया कि ये अन्य छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करने लग रहा है। चलिए इतनी बात तो ठीक है। तो इसी प्रकार एक ग्लास रॉड को लिया गया। ग्लास रॉड को रेशम से रगड़ा गया और रेशम से रगड़ने पर यह पाया गया कि इसमें भी कुछ प्रॉपर्टियां इसकी जैसी उत्पन्न हो जा रही हैं और ये भी कुछ हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करने लग रहा है। देखिए, यहां तक तो बात समझ में आई कि यहाँ इसको रगड़ा गया, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टियां विकसित हुई, इसको रगड़ा गया, इसमें प्रॉपर्टियां विकसित हुई। लेकिन हमारी सोच देखिए कि खुराफाती होता है। कहने का मतलब यह है कि इसी पर नहीं रुका गया, इसके आगे भी प्रयोग किया गया। ठीक है, अब क्या किया गया कि अब एक आबनूस के छड़ को रगड़ा गया, फिर उसी बिल्ली के खाल से दूसरे आबनूस के छड़ को रगड़ा गया और पहले वाले छड़ के पास लाया गया, यानी यहाँ पे लाया गया। इस आबनूस के छड़ को यहाँ पे लाया गया। यह आबनूस का छड़ कैसा है? बिल्ली के खाल से रगड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखा यह गया कि ये आबनूस का छड़ और ये आबनूस का छड़ एक दूसरे को क्या कर रहा है? दूर बना रहा है, रिपल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखा गया कि ग्लास रॉड को, यानी एक ग्लास रॉड को डोरी से बांध कर लटका दिया गया और दूसरे ग्लास रॉड को रेशम से रगड़ करके पहले ग्लास रॉड के पास लाया गया। तो देखा ये भी प्रतिकर्षित कर रहा है। चलिए ये भी समझ में आ जाए, ये इसके अंदर भी प्रॉपर्टियां विकसित हुई, ये भी प्रतिकर्षित करने लग रहा है। इसके अंदर भी प्रॉपर्टी विकसित हुई, ये भी प्रतिकर्षित करने लग रहा है। लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर क्या किया गया कि आबनूस के छड़ को ग्लास रॉड के पास लाया गया।
यानी कि अब एक ग्लास रॉड और एक आबनूस का रॉड पास में रह गया, तो देखा ये गया कि ये ग्लास रॉड आबनूस का रॉड एबोनाइट का रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा। तो यहीं पे बस सोचने वाली बात है कि रगड़ने से पहले इन दोनों का नेचर ऐसा था कि किसी से मतलब नहीं था, ये न तो किसी को अट्रैक्ट कर रहे थे न तो किसी को रिपेल कर रहे थे। चलिए, रगड़े जाने के बाद इस पर भी प्रॉपर्टी जनरेट हो गई, इस पर भी प्रॉपर्टी जनरेट हुई, इतना तो समझ में आता है। ये छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, ये भी हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। लेकिन असली डिस्टर्बेंस तो तब हुआ जब एक आबनूस का छड़ दूसरे आबनूस को छड़ के को रिपेल कर रहा था और एक ग्लास का रॉड दूसरे ग्लास रॉड को रिपेल कर रहा था। तो अब अगला एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि इसको इसके पास लाया गया, देखा गया कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग यहाँ पे पहुंचे कि रगड़े जाने पर दोनों में प्रॉपर्टियां तो भाई खींचने वाली विकसित हुई, लेकिन एक इस रॉड में जो प्रॉपर्टी विकसित हुई और इस रॉड में जो प्रॉपर्टी विकसित हुई, इनका नेचर अलग अलग था। ठीक है, अलग अलग नेचर था, इसलिए ना ऐसा बिहेव कर रहे थे। अलग अलग नेचर नहीं होता तो सभी के साथ, सभी रॉडों के साथ सेम बिहेवियर होता। यानी देखा ये गया कि ग्लास रॉड और आबनूस के रॉड में जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उनका नेचर अलग अलग है। जो ग्लास रॉड में आवेश उत्पन्न हुआ उसको दिया गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव धनात्मक आवेश, और जो आर्गोनाइट के रॉड में आवेश उत्पन्न हुआ उसको दिया गया नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो आवेश होता क्या है? आवेश क्या होता है कि आवेश ऐसा पदार्थ होता है जिसको विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो ये इसे आवेश कहते हैं। किसी अनावेशित को आवेशित करना है तो हम कैसे बोलेंगे इसको कि रगड़ने पर कोई ऑब्जेक्ट यदि किसी हल्के ऑब्जेक्ट को, कुछ हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच ले रहा है तो हम कहते हैं कि वो पदार्थ आवेशित हो गया है, विद्युतमय हो गया है। समझ में आया नहीं है? तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे थेल्स पर। कहाँ आ गए? पॉजिटिव और नेगेटिव पर। अजीब बात। तो थेल्स और गिलबर्ट से हम लोग कहाँ आ गए? पॉजिटिव और नेगेटिव पर। और इसी से कंपेयर कर करके हम बताते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा है और नेगेटिव चार्ज कौन सा है। ठीक है, तो थेल्स ने कहा, फिर से हम देखते हैं, रिकॉल करते हैं। थेल्स ने कहा कि अंबर नामक पदार्थ को रगड़े जाने पर इसमें प्रॉपर्टी विकसित हुई। इनके सिद्धांत को, इनके कथन को उतना महत्व नहीं दिया गया। फिर बाद में गिलबर्ट आए, इनसे लगभग 500 वर्ष बाद गिलबर्ट आए, यानी कि ये आए 2500 में, तो ये है 2000 में। समझ में आ रहा है? तो 500 वर्ष बाद ये गिलबर्ट जी आए और उन्होंने ये कहा कि अंबर ही नहीं कोई और पदार्थ है जिसको रगड़े जाने पर एक दूसरे को, यानी कि हल्के ऑब्जेक्ट को आकर्षित कर देता है। फिर इनके कथन को समझा गया, फिर प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया, देखिए क्या होता है। प्रयोग में पाया गया कि आबनूस का छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, ग्लास का छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी कि रगड़े जाने पर प्रॉपर्टियां जो जनरेट हो रही हैं वो प्रॉपर्टियां नेचर में अलग अलग है। तो पहले वाले ग्लास रॉड को जो कि रेशम से रगड़ा गया उसको धनात्मक आवेश, उसमें जो ग्लास रॉड में आवेश उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक आवेश। और जो एबोनाइट के रॉड में आवेश उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक आवेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? कूलम इसको बोलते हैं, कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? आवेश का कूलम होता है। ठीक है, तो चलिए हमें आवेश के बारे में पता चल गया कि हाँ आवेश बोलते हैं, लेकिन बात अभी तक यहां रुकी हुई है कि रगड़ने से पहले सब कुछ तो ठीक था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रगड़े जाने पर आवेशित हो गया, पदार्थ आवेशित हो गया, यानी रगड़ने से पहले, स्केल रगड़ने से पहले
कागज को अटैक नहीं करेगा। स्केल है, बाल में रगड़ने से छोटे छोटे कागज को अट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन रगड़ने से पहले वो किसी कागज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन रगड़े जाने पर ऐसा उस स्केल के साथ क्या हुआ कि हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। बताइए, सोच करके बताइए कि रगड़े जाने पर ही ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर बिलोंग करता है एटॉमिक थ्योरी ऑफ एलिमेंट, यानी कि परमाणु के सिद्धांत पर। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या है? परमाणु यहाँ पर न्यूक्लियस रहता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहते हैं। परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन, मतलब ये न तो किसी को आकर्षित करेगा और न ही किसी को प्रतिकर्षित करेगा। इससे बाहर से कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए भाई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव आवेश रहता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव आवेश रहते हैं। जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है उतना न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन उस पर चक्कर लगाता रहता है। इस कारण जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। कहने का मतलब ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, न्यूक्लियस फोर्स लगाया अंदर की तरफ। यदि न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, मान लीजिए कि 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है? 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस ने फोर्स लगाया अंदर की तरफ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 5 यूनिट भाई नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो जब प्रोटॉन अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा तो उसके रास्ते में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बोलेंगे कि हमारे रहते कैसे इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने लगे। यानी आ जाएगा रास्ते में इलेक्ट्रॉन कि रुको अभी मैं बाकी हूं। तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन में? अपोजिट बिहेवियर का होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। अभी 5 यूनिट के पॉजिटिव चार्ज से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन 5 यूनिट के नेगेटिव चार्ज से दूसरी ओर रिपेल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये ना इधर जाएगा और ना ही आगे जाएगा जहां का तहां है। और जब हम इसको रगड़ते हैं, रफ करते हैं, तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं ये भी हम बताएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये क्या करता है? थोड़ा बहुत रगड़े जाने पर ये अपनी कक्षा को छोड़ देता है। जैसे हम रगड़े तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन था, मान लीजिए 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ही रगड़े एक आध इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसमें क्या हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, हम रगड़े 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर प्रोटॉन बल लगा के खींचा तो 5 यूनिट के पॉजिटिव चार्ज से खींचेगा और इलेक्ट्रॉन यदि रिपेल करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 यूनिट के नेगेटिव चार्ज से रिपेल करेगा। इसका मतलब इसका जो पलड़ा है +1 यूनिट से भारी हो जा रहा है। अब क्या होगा? अब ये इसको 1 यूनिट के चार्ज से खींच लेगा। यानी पहले 5 से बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन घट गए तो अब बराबर नहीं है, तो अब ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को विथड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने पर जो हमारा परमाणु था अब उदासीन नहीं है, अब परमाणु में पॉजिटिव आवेश संचित हो जा रहा है, धनात्मक आवेशित हो जा रहा है। यानी कि हम एक प्रकार से भी देखे हैं कि कोई भी उदासीन परमाणु है, उसमें से एक आध इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें तो परमाणु कैसा हो जाता है? धनात्मक आवेश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम परमाणु को रगड़े और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए, इसमें एक आध दो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए, तो अब नेगेटिव वाले की वेटेज भारी हो जाएगा। अब नेगेटिव वाले का वेटेज भारी हो जाएगा तो रिपेल करने लगेगा। कहने का मतलब है पहले 5 इलेक्ट्रॉन था, रगड़े जाने पर कहीं से इलेक्ट्रॉन और आ गया, 10-20 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब 10-20 इलेक्ट्रॉन या 10-20 यूनिट नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिपेल करेगा और दूर भगाएगा। और चूंकि यहाँ पे 5 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज था तो ये 5 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को यदि हम एटम में से निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, धनात्मक आवेशित हो जाता है। और यदि हम उसमें इलेक्ट्रॉन 2-4 को डाल दें तो कौन सा आवेश हो जाता है? ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो
रगड़े जाने पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कुछ आ गए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन कुछ चले गए। हमने एक वीडियो डाला था, एक लड़के को कुर्सी पर बैठा कर, अभी डाला, एक लड़के को कुर्सी पर बैठा था, हमने वुलन क्लॉथ से उसको रफ किया तो उसमें जो वूल से यानी कि ऊन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में आ गए, उस व्यक्ति में आ गए, उस स्टूडेंट में आ गया। और जैसे ही कोई पृथ्वी से संपर्क रखता हुआ आदमी उसे टच करता है, वैसे उससे इलेक्ट्रॉन उस व्यक्ति में आ जाता है और इतना तेज आता है कि चिंगारी दिखाई देती है। हमने इस वीडियो को बनाया था। तो कहने का मतलब रगड़ने से पहले उसमें सब कुछ ठीक था, रगड़े तो वो आवेशित हो गया, तो आवेश हो गया। तो आवेश कैसे दूसरे व्यक्ति पर संचित होता है, जब वो पृथ्वी से कनेक्शन लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि हर एक चीज को हम आवेशित कर सकते हैं। सपोज दैट हवा चल रहा है, घास तिनका में से इलेक्ट्रॉन उड़ा ले गया हवा और ऊपर इकट्ठा कर दिया, यानी वेपर वगैरह इकट्ठा होते हैं, ऊपर सब इकट्ठे होते हैं, तो ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और जब बारिश होता है तो ऊपर नेगेटिव चार्ज का वेटेज ज्यादा रहता है और नीचे जो है हवा के द्वारा इलेक्ट्रॉन घासों तिनकों पेड़ों में से अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, यानी कि निकाल लिए जाते हैं थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन। तो अब नीचे वाले क्या हो गए पॉजिटिव और ऊपर वाले क्या हो गया नेगेटिव। तो अब पेड़ क्या है पॉजिटिव है। अब जब भी बिजली गिरती है, बिजली क्या होती है नेगेटिव चार्ज, जब भी बिजली गिरेगी तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज पर ही गिरेगी, इसलिए पेड़ वगैरह से जमीन पर जाता है और कोई अन्य आवेश का पॉजिटिव आवेश का सहारा भी लेता है। तो इस कारण हम ये प्रयास करते हैं कि बारिश के मौसम में हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट न लें जो धनात्मक आवेश है, या छाता या फिर कोई अन्य ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को लेने से बचते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट था वो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं आगे, अब आते हैं विद्युत धारा में, मतलब विद्युत धारा। ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा के आवेशों के प्रवाह को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर में बह रही है। यदि कंडक्टर में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, करंट धारा फ्लो कर रही है। अब धारा कितना फ्लो कर रही है इसको हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा की तीव्रता से। क्या होता है विद्युत धारा की तीव्रता? ध्यान से देखिए, किसी कंडक्टर के, कंडक्टर मतलब चालक, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, ध्यान सुनिएगा, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांत समय में बहने वाले विद्युत आवेश को या फिर एकांत समय में गुजरने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। किसको बोलते हैं विद्युत धारा? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांत समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। सपोज दैट ये कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर, और ये कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। मान लीजिए 5 सेकेंड में, हम टाइम भाई उतना तो हम डिटेक्ट नहीं कर, परसीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि यदि हम स्टॉप वॉच चालू कर दें और देखें कि 5 सेकेंड में कितना इसमें से आवेश गुजर रहा है, मान लीजिए 5 सेकेंड में 10 गुना आवेश गुजर रहा है, 5 सेकेंड में कितना गुजर रहा है? 10 गुना। तो विद्युत धारा की तीव्रता क्या होगी? हम कैसे डिफाइन करते हैं कि 1 सेकेंड में कितना गुजरेगा। तो 5 सेकेंड में यदि 10 कूलाम आवेश गुजर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना गुजरेगा? 10/5 यानी 2 कूलाम पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में, यानी इसकी क्षमता कितनी है कि 1 सेकेंड में 2 कूलाम आवेश गुजर रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? 2 कूलाम पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 2-2 कूलाम आवेश गुजर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा की तीव्रता। ये क्या है? कूलाम यानी क्यू आवेश, और ये क्या है? डेल्टा टी, यानी कि ये इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, I = Q/डेल्टा टी, I = Q/डेल्टा टी। ये क्या है? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? कूलाम पर सेकेंड। क्या होता है? कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, और इसको बोलते हैं एम्पियर। इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर।
कूलम्ब पर सेकेंड या फिर एम्पियर। सही सही एम्पियर, ठीक है, कूलम्ब पर सेकेंड या फिर एम्पियर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी कि ये एटम्स भी मौजूद, करोड़ों एटम से, करोड़ों से भी अधिक एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब सपोज दैट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? विद्युत विभव क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? एकांक आवेश को, ध्यान से देखिएगा, एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वैद्युत विभवांतर, यानी विभवांतर, उन दोनों चालक के बीच विभवांतर। सपोज दैट ये है और ये क्या है, बी। विभवांतर किसको बोलेंगे? एकांक आवेश को, एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। सपोज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या करना है कि एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित करेंगे, जितना कार्य करना पड़ेगा वही होगा वैद्युत विभवांतर, ठीक है। तो मान लीजिए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, भाई ये इलेक्ट्रॉन यानी एटम्स के बाहर इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि विपरीत चार्ज है, विपरीत चार्ज है तो अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ले लिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ने अपने कक्षा को छोड़ दिया, ना जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन था वो उस सेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज ठीक बगल में नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, ये अपनी कक्षा को छोड़ दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी पर हमें याद आया कि हमने फ्री इलेक्ट्रॉन बताना था। क्या बताना था? फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन बताना था। क्यों? कि हम केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को ही चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी अपने कक्षा से निकाल सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही अपने कक्षा से निकाल सकते हैं और उसी कक्षा में डाल सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त आवेश। और चूंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन किया जाएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो चूंकि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं किया जाएगा इसलिए इसको बोलते हैं बद्ध आवेश। यानी जो प्रोटॉन का आवेश होता है, न्यूक्लियस का आवेश होता है, उस आवेश को क्या बोलते हैं, बद्ध आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको क्या बोलते हैं, मुक्त आवेश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, अब ये नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये तो बद्ध आवेश है, इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो ये पॉजिटिव क्रिएट हो गया। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब हमें कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में विद्युत धारा फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत धारा, विपरीत दिशा में विद्युत धारा फ्लो करता है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरा ये कुछ समझ में आप विद्युत विभव समझ में आया? विद्युत विभव लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। हमने क्या विभवांतर, विभवांतर एकांक आवेश को एक
बिंदु से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए कि आवेश को इस एंड से इस एंड में प्रवाहित कराना है। मान लीजिए क्यू आवेश है हमारे पास, क्यू आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करना है। तो क्यू आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य कितना है? W। यानी क्यू आवेश पर किया गया कार्य कितना है? W। तो यूनिट आवेश एकांक आवेश पर किया गया कार्य एक ही नियम से कितना होगा? W/Q। कितना होगा? W/Q। तो इसका मतलब ये हमारा विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा? W/Q, क्योंकि यही एकांक आवेश पर किया गया कार्य ही तो विभवांतर है। तो हम लिखते हैं V = W/Q और इसका मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब, ठीक है। V = W/Q और इसका मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलम्ब। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, फिर से कंडक्टर वही चीज, फिर से ये एटम से इलेक्ट्रॉन से, एटम से इलेक्ट्रॉन से करीब। मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और हमने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को दे दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन है अब वो क्या करेगा? विपरीत दिशा में आएगा। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आना इधर है तो विपरीत दिशा ऐसे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन भाई इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के बीच में मार्ग में रास्ते में क्या आ जाएगा? विभिन्न एटम्स भी आ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन उन एटम से टकराता हुआ आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इस एटम से, इतने सारे एटम से टकराता हुआ आएगा तो टकराने के पहले जो इसकी स्पीड थी इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाएगी। इसका मतलब कि जो हमारा एटम है इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है? बाधा। और इसी बाधा का नाम क्या है? प्रतिरोध। क्या नाम है? प्रतिरोध। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ तक आएगा तो आने में इसको क्या, ये जो एटम्स वगैरह हैं टकराते हुए आएगा, यानी इसकी स्पीड घटेगी, यानी हमारा विद्युत धारा प्रभावित होगा। और किससे प्रभावित होगा? इसके एटम से। इसलिए हम इसको जो भाई विपरीत दिशा में, हमारे गति की विपरीत दिशा में जो फोर्स लगा रहा है, जो बल लग रहा है, उसको बोलते हैं कि हमारे मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। तो इसी प्रकार विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध कौन उत्पन्न कर रहा है? खुद का, यानी खुद का एटम्स और मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? क्लियर? तो अब हम आते हैं ओम के नियम पर। किस पर आते हैं? ओम के नियम पर। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम कि ओम ने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करने पर जो हमारा धारा है वो ज्यादा होगा। यानी कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में, ताप में, विशेषतर ताप में, भौतिक अवस्था में चेंज न किया जाए, परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विद्युत विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब जो धारा है इसके बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ेगा, यानी V इज अनुक्रमानुपाती I।
V इज अनुक्रमानुपाती है। इन्होंने ये कहा कि ये अनुक्रमानुपाती का सही मतलब जानते हैं होता क्या है, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल में जंग वगैरह लग रहा है, हम क्या किए पेंडल मारे, मतलब आगे की तरफ बल लगाएं और पेंडल मारने पर साइकिल आगे बढ़ी, तो हम कहते हैं, और ज्यादा पेंडल मारेंगे ज्यादा आगे बढ़ेगी, तो हम कहते हैं कि जो हमारा पेंडल पे लगाया गया बल है, साइकिल का आगे बढ़ना किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे द्वारा पेंडल पर लगाए गए बल पर। ज्यादा बल लगाएंगे ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हाँ एक बात है कि जो हमारे द्वारा जिस हिसाब से हमारे द्वारा बल लगाया जा रहा है पेंडल पर, उस हिसाब से साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे द्वारा लगाए गए बल को साइकिल पूरा का पूरा यूज साइकिल के को आगे बढ़ने में नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, जंग। जो जंग लग जाता है, ग्रीस वगैरह नहीं डलाते, तो यही सब होता है कि हमारे साइकिल को आगे बढ़ने से रोकता है। तो ठीक इसी प्रकार V अनुक्रमानुपाती है, V को बढ़ाने पर I बढ़ा, लेकिन I उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से V को बढ़ना चाहिए, यानी कुछ न कुछ ऐसा कारक है जो V को I के बराबर होने से रोक रहा है, और वो कारक क्या है, R। V R, जहां R एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम ये देखें कि R बराबर हो जाएगा V/I, और R का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसको बोलते हैं ओम, ओम यानी कि ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। हमने प्रयास किया था कि आज हो पाए आधे घंटे में, लेकिन नहीं हो पाया, तो अगले आधे घंटे में हम पूरा कर देंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ